हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम शर्मा। हमने पिछली वीडियो में भाषा के बारे में जाना था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे करेंगे। ठीक है, आज हम बोली के बारे में बात करेंगे। देखो, बोली क्या होता है। भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, विस्तृत एरिया होता है भाषा का। बोली क्या होती है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, हम अपने घर में, परिवार में एक हमारी बात करने के लिए एक अलग तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, और बोली के लिए एक कहावत और प्रचलित होती है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। इस तरह से एक कहावत बोली जाती है जो कि बोली के बारे में है। ठीक है, बोली के एग्जाम्पल देखो आपके, जैसे मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये क्या हैं? ये आपकी बोलियां हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, छोटे एरिया में बोली जाती है, इसे हम बोली कहते हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां प्रचलित हैं। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां प्रचलित हैं। अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रभाषा सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। चीन की चीनी, रूस की रूसी, जापान की जापानी, इंग्लैंड की अंग्रेजी। ठीक है, इस तरह से सभी की राष्ट्रभाषा होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत की अगर हम बात करें, कई बार हम बोल देते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। देखो, जब हम भारत का मैप देखते हैं, ये हमने भारत का मैप ड्रॉ किया इस तरह से। जब हम भारत का मैप देखते हैं तो देखिए, जो हिंदी है वो हमारी ज़्यादातर उत्तर भारत के एरिया में बोली जाती है। ऊपर के एरिया में, दक्षिण भारत में अलग भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये वाली भाषाएं बोली जाती हैं आपके दक्षिण भारत में। ऊपर के एरिया में, उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसी से मिलती जुलती और भी कई सारी भाषाएं हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि पूरे राष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा के ऊपर वार्तालाप की थी कि किसे हम राष्ट्रभाषा बनाएं, तो हिंदी का नाम आया ज़रूर था, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में नहीं हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, जो कि आपकी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है हमारे देश में। ठीक है, कब बनी थी हिंदी हमारी? ये हिंदी को जो ये राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये आपका 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हिंदी को। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में। लेकिन राष्ट्रभाषा इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि देखो बच्चों, बुक्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर आप मैप के अकॉर्डिंग समझोगे तो जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है वो होती है राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या होती है? देखिए, बहुत ईजी है मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, ठीक है, वो उसकी मातृभाषा होती है। देखिए, बेशक यहाँ का बच्चा है, हमारे एरिया का बच्चा है, भारत का, और उसका जन्म होते ही हम उसे अमेरिका में भेज दें तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि उसे वो वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो जो बच्चे को माहौल मिलता है उसके जन्म के बाद, वो उसी भाषा को सीखता है और वही उसकी भाषा कहलाती है। तो जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, परिवार में हमारा आसपास का क्षेत्र भी आ जाता है, हम वहाँ से सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है। यदि माँ उर्दू बोलती है तो बच्चा उर्दू सीखेगा, उर्दू ही उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है, ये परिवेश के अकॉर्डिंग होगी, जैसा परिवेश होगा वैसी ही मातृभाषा होगी।
अब देखिए हम मानक भाषा के बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। देखो मानक भाषा क्या होती है, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य और स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। अब विद्वान कौन होते हैं, जो किसी भी विषय में महारत हासिल कर लेते हैं। शिक्षाविद भी विद्वान है, लेकिन जो शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो विद्वान और शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य और स्वीकृत रूप, जिस रूप को मान्यता दी है विद्वानों और शिक्षाविदों ने और स्वीकृति दी है, स्वीकार किया है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। और हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? हिंदी की मानक भाषा आपकी खड़ी बोली है। हिंदी के मानक रूपों का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, साहित्य और रेडियो में किया जाता है। जो देखो हमारी बुक्स में ये लैंग्वेज होती है, ये है, न्यूज़पेपर है, आपकी मैगज़ीन है, और आपका हमारा जो लिटरेचर रहता है, ये सारा जिस भाषा में है वही आपकी मानक भाषा है, ठीक है। जो शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने जिसको मान्यता दी है कि हाँ हम अपना इसमें लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि 22 भाषाओं को मान्यता मिली है हमारे संविधान में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए हम उपभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको भाषा बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है बोली। तो भाषा और बोली के बीच की जो चीज़ है ना, वो उपभाषा होती है। देखो भाषा एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, और बोली एक छोटी चीज़ है। बोली के बाद बनेगी उपभाषा और उपभाषा के बाद बनेगी भाषा। बोली, उपभाषा, भाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है, बोली छोटे एरिया में बोली जाती है, और जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो वो उपभाषा बन जाती है, ठीक है। और जब उसका क्षेत्र और बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो उपबोली आपकी कौन कौन सी हैं? ब्रज है, मैथिली है, अवधी है। देखिए पहले ये भी बोली हुआ करती थी, जो उपभाषा हैं ब्रज, मैथिली, अवधी, पहले ये बोली ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये भाषा बन चुकी हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ब्रज में कृष्ण और अवधी में राम, इनका वर्णन बहुत मिलता है देखने को, और इसी कारण ये बोलियां उपभाषाएं बन गई हैं, क्योंकि कृष्ण और राम को लोग पूजते हैं, उन्हें लिखा और पढ़ा गया है और लोगों ने सुनना पसंद किया है। तो कहीं ना कहीं जब उसमें कृष्ण के बारे में और राम के बारे में जब लिखा गया, कृष्ण के बारे में ब्रज भाषा में और राम के बारे में अवधी भाषा में, तो वो उपभाषा बन गई, ठीक है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ता है तो वो उपभाषा बन जाती है, इसमें साहित्य की रचना होने लगती है। अब उसके बाद देखिए हम साहित्य देखेंगे। साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा में, ठीक है, किसी में भी लिखा हुआ है, लिखित ज्ञान है, लिखी हुई चीज़ें हैं, और संचित होता है इकट्ठा करना, ठीक है। लिखी हुई जो चीज़ें इकट्ठी हैं वही क्या है? आपका साहित्य है। देखिए ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर होता है, उसी तरह से हिंदी साहित्य होता है, ठीक है। जो भी राइटर हुए हैं, उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं वो सारी आपकी लिटरेचर के अंतर्गत आती हैं। अब आगे क्या है? साहित्य किसी भी देश और जाति के विचार, साहित्य में किसी भी देश और जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। देखिए जो साहित्य होता है उसमें किसी भी देश के और किसी भी जाति के विचार क्या होंगे? संचित रूप में, मतलब इकट्ठे होंगे। अब देखिए भारत में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं राइटरों के द्वारा, ठीक है, वो भारत के लोगों के बारे में है। वही अगर अमेरिका में लिखी होंगी तो वो अमेरिका के लोगों के बारे में होंगी। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि किसी भी देश और जाति के विचार, ठीक है, अलग अलग होंगे ये, और वहाँ पे वो संचित होंगे। आगे बताया साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। देखिए गद्य और पद्य क्या होता है? जो आपका कहानी होती है, ठीक है, कहानी है, पाठ हैं, आपके उपन्यास हैं, वो आपके किस में आते हैं? गद्य में आते हैं। और पद्य में आपके क्या आते हैं? आपकी कविताएं हो गई, छंद हो गए, ठीक है, दोहे हो गए, ये आपके किस में आते हैं? पद्य में आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आगे लिखा भी है कि साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध, नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। देखिए पद्य में बताया है कि कविता,
गज़ल, पद, दोहे, चौपाई, छंद, ये सारी चीज़ें आपकी पद्य में आती हैं। ठीक है, आगे हम व्याकरण देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। देखिए नियम कैसे हैं। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि राम खाना खाती है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए आप कहेंगे तो गलत है, क्योंकि राम है और राम पुल्लिंग है तो यहाँ पे खाता आएगा। अब हमें ये बात पता कैसे चली कि पुल्लिंग के साथ खाता आएगा या फिर स्त्रीलिंग के साथ खाती आएगा? ये ज्ञान हमें व्याकरण से मिला है। तो ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और कुछ नियम होते हैं, जो ये नियम है हमें पता है कि भाई इसके साथ खाता आएगा, तो ये एक रूल है। ये रूल हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण से मिलता है। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए 6 to 12 की हिंदी के किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।